कैसे हैं दोस्तों? सभी लोग अच्छे होंगे, ऐसी आशा करता हूं मैं। पढ़ाई भी आप लोगों की बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। आइए अपने पॉइंट पे आते हैं। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है काफ़ी बेहतरीन, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको बहुत सीरियसली आप लोग देखिएगा, एग्जाम से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं इससे। हम लोगों ने लास्ट डे जो देखा था उसमें हम लोगों ने निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ा था। हम लोग आर्टिकल्स को इस बेस पे पढ़ते जा रहे हैं कि जो हमारा मूल संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद हैं, इन 395 अनुच्छेदों को कुल 22 भागों में विभक्त किया गया है। अभी तक जो हम लोगों ने टॉपिक्स पढ़े उनमें से भागों के आधार पर ही मोस्टली टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़े हैं। कुछ एक को भागों से अतिरिक्त हम लोगों ने देखा है, मतलब भागों के भाग में अंतर्गत ही पढ़ा है, लेकिन कुछ चीज़ों को देखा है जो कि भाग से रिलेटेड। अनुच्छेद भाग 12 तक हम लोगों ने देखा था। लास्ट डे हम लोगों ने निर्वाचन आयोग जो देखा था वो भाग 15 के मध्य में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, आज हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे जिसमें भाग 16 के बारे में आज हम लोग देखेंगे। भाग 16 ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सेगमेंट है। इसका प्री में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में भी आते हैं इसके क्वेश्चंस। ये अपने आप में अद्वितीय पार्ट है, एक तरह से कहिए ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे क्वेश्चंस आते हैं। पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं उनके संदर्भ में कुछ विशेष उपबंध करता है, जनजातीय क्षेत्रों के लिए कुछ विशेष उपबंध करता है। और ख़ास तौर से इस भाग के बारे में बात करें तो जैसा कि इसका टॉपिक का नाम ही आप लोग देख रहे होंगे व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, जिसमें आप लोगों ने देखा है कि भारतीय संविधान के द्वारा कुछ विशेष वर्गों के लिए भारतीय संविधान में कुछ विशेष प्रावधान, यानी कि कहिए कुल विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की व्यवस्था करना भारतीय संविधान में। अब विशेष वर्ग के अंतर्गत आते कौन कौन से लोग हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो वंचित वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, या एक तरह से कहिए आंग्लो भारतीय समुदाय के जो लोग हैं, इनके बारे में विशेष उपबंध किया गया है। खास तौर से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और आंग्ल भारतीय समुदाय के जो लोग हैं उनके संदर्भ में इसमें प्रावधान किए गए हैं भाग 16 में। भाग 16 कुल 12 अनुच्छेदों को लगभग कवर करता है, जिसमें अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 के मध्य में सारी बातों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो सवाल ये पैदा होता है कि भारतीय संविधान का कोई स्पेसिफिक भाग, एक भाग ही ऐसा है जो कि कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की व्यवस्था करता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़रूरत रही होगी कि इन वर्गों को एक भाग में ही रख दिया गया हो। देखिए, बहुत सारे अनुच्छेदों को आपने पढ़ा जिसमें आपने देखा नागरिकता के संदर्भ में, संघराज्य क्षेत्रों के बारे में, इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स वगैरह में देखा, नीति निषेध तत्वों को देखा आपने। खासतौर से मौलिक अधिकारों की अगर बात करें तो उसमें देखा है अधिकारों के बारे में। जनता जो ह्यूमन बॉडी है, मनुष्य हैं, जो जनसंख्या है भारत की, उनके बारे में संविधान निर्माताओं ने कुछ ऐसे प्रावधान किए हैं कि उनके जो बेसिक फंडामेंटल हैं उनके साथ कोई अन्याय ना हो, वो चीज़ें मिलें। और किन्हीं परिस्थितियों में, इवन आपातकाल की स्थिति में भी, उनमें से कुछ आर्टिकल्स कभी नहीं छीने जा सकते। जैसे अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार वगैरह है, इन सब को कभी छीना नहीं जा सकता है, आपको पता है। तो सवाल ये है कि ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि भारतीय संविधान में एक भाग, यानी कि अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक एक भाग बनाना पड़ा जो कि वंचित वर्गों को विशेष फैसिलिटी, सुविधाएं देने के लिए किया गया, एक तरह से कहिए। और इसमें संसद को पावर दी गई है, राज्यों के विधानमंडलों को पावर दी गई है कि इस वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए कुछ कार्य करें। अभी हम लोग एक एक बिंदु पे एक एक अनुच्छेद के बारे में सारी डिटेल करेंगे। पहले हम लोग इसकी हिस्ट्री समझ रहे हैं, इसके बैकग्राउंड को समझ रहे हैं कि एक्चुअल में क्या ज़रूरत आन पड़ी कि आर्टिकल जो 12 आर्टिकल्स हैं इनके लिए एक भाग बनाने की ज़रूरत पड़ी गई। ऐसा क्या आन पड़ा है ना, ऐसी क्या ज़रूरत थी कि एक भाग दे दिया गया। ये एक महत्वपूर्ण विषय अपने आप में बनता है। डेफिनेटली कोई 22 भागों में एक भाग कवर करता है, कोई जनसंख्या या कोई वर्ग विशेष करते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस उनकी होगी।
आइए थोड़ा जानते हैं कि ये अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात या पिछड़ा वर्ग, इस तरह के जो लोग हैं ये क्या है, इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, संविधान बनने से पहले की इनकी कहानी क्या रही है, और संविधान बनने के बाद में जैसा भारत का जो संविधान है, समानता का अधिकार आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें पढ़ा होगा क्या, डेफिनेटली मैंने पढ़ाया है तो आपने पढ़ा है, तो उसमें आपने देखा समानता के अधिकार के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि भारतीय फंडामेंटल राइट में भी देखा और साथ ही साथ हम लोगों ने उद्देशिका में भी देखा है कि समता की बात करता है। तो जहाँ पर हमारे संविधान में सबको इक्वलिटी की बात करता है, लगभग करीब में संविधान की जो भावना है वो कहता है कि भारत के सभी नागरिक समान हैं, तो समानता की बात जब करता है तो साथ ही साथ फिर ऐसे वर्गों को जहाँ पर एक समता की बात होती है, समानता की बात होती है, वहाँ फिर कुछ वर्गों को आरक्षण दे दिया जाता है, कुछ सुविधाएं दे दी जाती हैं। ऐसा क्यों है, और अगर ऐसा है तो ऐसी कौन सी ज़रूरत आन पड़ गई कि संविधान निर्माती सभा जो थी उसको इस पर मतलब सहमत होना पड़ा, और उसने खुद स्वीकृति से इस बात के लिए मतलब सहमति व्यक्त की कि भाई ठीक है, इनके लिए एक विशेष उपबंध कर देने चाहिए और इनको एक विशेष स्थान देना चाहिए। तो डेफिनेटली इसकी ज़रूरत रही होगी, तभी संविधान निर्मात्री सभा ने इसके लिए परमिशन दी होगी। ऐसा तो है नहीं किसी व्यक्ति की इच्छा अनुरूप ऐसा कर दिया गया है, किसी व्यक्ति की इच्छा अनुरूप तो नहीं किया गया है ना, ये पूरी तरह से संविधान निर्मात्री जो सभा थी उसकी पूरी प्लानिंग के तहत इसको किया गया है। ठीक है, अब सवाल पैदा होता है क्यों किया गया, ऐसा क्या प्रावधान था, और कमोवेश आज तक ये स्थिति बनी हुई है ना। हम लोग 74 वर्ष पूरे कर गए, अपने स्वतंत्रता के 74 वर्ष पूरे कर गए, 75वां हम लोगों का आने वाला है 2 दिनों में। आज हम लोगों का 12 है और 15 अगस्त आ रहा है हम लोगों का। इस बार हम लोग 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे 75वां। और इस समय भी अभी तक ये बना हुआ है आरक्षण, क्या है, ज़रूरत क्या है, इसका इतिहास क्या है, आइए जानते हैं थोड़ा सा इतिहास। देखिए, हम लोगों जो भारत की जो भूमि है ये एक तरह से कहिए नाना प्रकार के लोगों के द्वारा शोषित की गई भूमि है। यहाँ पर अगर हम बात करें, थोड़ा पीछे चलते हैं और गुलाम वंश वगैरह से ही ले लेते हैं, मेडिवल हिस्ट्री से ही हम लोग शुरुआत करते हैं इसके बारे में। और उसके पहले अगर आप चले जाएंगे तो 712 ईस्वी में से अरबों के आक्रमण वगैरह जब शुरू होते हैं, वहाँ से भी आप ले सकते हैं, यानी लगभग 1000 ईस्वी के आसपास अगर आप जाते हैं तो वहाँ से देखते हैं कि विदेशी लोग आते हैं, भारत पे आक्रमण करते हैं और फिर उसके बाद में अपनी व्यवस्था करते हैं, लूटते हैं, खसोटते हैं, चले जाते हैं। उसके बाद आप राजा रजवाड़ों के बारे में देखते हैं, बहुत सारे नवाब होते हैं और यहाँ पे राजा होते हैं जो कि आते हैं, भारत में शासन करते हैं, अपनी अपनी व्यवस्थाओं के अनुरूप फिर रहते हैं, चले जाते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, आते हैं, अपनी शासन व्यवस्था इस्टेब्लिश करते हैं, रहते हैं और चले जाते हैं। इन सब लोगों में उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो 16 फिर मुग़ल आते हैं। अगर विशेष तौर से हम 500 वर्ष और आगे बढ़ जाते हैं और बाबर को 1526 में आ जाता है बाबर, और बाबर के आने के बाद में जब मुग़लिया सल्तनत स्टार्ट होती है हमारे यहाँ, तो उनके वंशज यहाँ पर शासन करते हैं। हुमायूं आ जाता है, जहांगीर आ जाते हैं, अकबर आ जाते हैं, जहांगीर आ जाते हैं, शाहजहाँ आ जाते हैं, औरंगजेब आ जाते हैं, जो लंबा पीरियड शासनकाल करने वाले, एक तरह से कहिए कि ये जो 6 लोग हैं ये स्वर्णिम काल एक तरह से कहिए मुग़ल शासन का रहता है, इनके द्वारा शासन किया जाता है। फिर उसके बाद में कुछ व्यवस्थाएं ऐसी बनती हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपने प्रभुत्व को बढ़ा लेती है और प्लासी का युद्ध होता है, पानीपत का युद्ध, प्लासी का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है। इन दोनों युद्धों के बाद में अंग्रेजी सत्ता जो है भारत पे काबिज हो जाती है पूरी तरह से, फिर अंग्रेजों का अपना शासन चलता है और फिर 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाता है। तो ये जो लंबा पीरियड चल रहा है ऐतिहासिक तौर से, इसमें क्या, इनसे क्या रिलेशन है? देखिए, उस समय क्या है ना, दास प्रथा का जो सिस्टम कल्चर था ये शुरुआती दौर से भारतीय सभ्यता में व्याप्त रहा कि एक वर्ग विशेष जो होता था वह विशेष कार्यों के लिए ही निर्धारित था उसका कार्य, कि वो वही कार्य ही करेगा, उससे ज़्यादा उसको कोई कार्य देने की कोई व्यवस्था नहीं थी। इवन उसे ऐसा कहें कि बेहतर कार्यों में यानी कि प्रशासन के कार्यों में भी रहने के लिए
कोई सुविधा उसको नहीं थी, यानी कि कोई सैनिक वर्ग में छोटे पदों को छोड़ करके वो बड़े पदों में मुगलिया सल्तनत से ले करके और आगे आ जाएंगे अंग्रेज़ों के काल तक भी आप देख लेंगे तो मोस्टली ये जो SC ST और OBC कैटेगरी के मोस्टली जो लोग रहे हैं ये बड़े पदों पर नहीं आसीन हो पाए थे, क्योंकि उस समय सामाजिक जो व्यवस्थाएं थी, चूँकि अंग्रेज़ों को यहाँ भारत में शासन करना था, मुगलिया सल्तनत को भी भारत में शासन करना था, तो ये लोग जब अपने यहाँ शासन व्यवस्था को शासन जब कर रहे थे तो इन्होंने यहाँ की जो बेसिक जो स्ट्रक्चर्स थे उनमें ज़्यादा छेड़खानी नहीं की, यानी कि जो यहाँ पर जो सामाजिक व्यवस्थाएं थी कि छुआछूत की जो व्यवस्थाएं थी और इस तरह की जो व्यवस्थाएं थी कि मतलब कुछ वर्ग विशेष को विशेष काम के लिए ही नियुक्त किया गया है, उसके अलावा कोई और काम नहीं कर सकता है वो, तो इन चीज़ों को उन लोगों ने बहुत ज़्यादा कुछ हस्तक्षेप नहीं किया, यानी कि जो जैसे था आदिकाल से काफ़ी लंबे समय से या कई 1000 ईस्वी से पहले से काल से जो व्यवस्था थी उसको एज इट इज़ ही रहने दिया, थोड़ा बहुत ही उसमें कुछ सुधार किया। तो यह व्यवस्था जो एक गुलामों की जो व्यवस्था थी, दासों की जो व्यवस्था थी, या जाति जो बड़ व्यवस्थाएं थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र वाली जो व्यवस्था थी, ये व्यवस्था कमोबेश शुरू से लेकर के अंत तक बनी रही। इवन 1947 तक भी इसमें परिवर्तन हुए, ऐसा नहीं कि इसमें परिवर्तन नहीं हुए, परिवर्तन हुए, लेकिन उतने परिवर्तन नहीं हुए कि क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाए और समानता की स्थिति सब में आ जाए। तो ये व्यवस्था शुरू से बनी रही। जब शुरू से बनी रही है व्यवस्था, इसमें किसी शासक वर्ग ने, चाहे अंग्रेजों हो चाहे मुगलों ने, किसी ने भी इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया, उसको एज इट इज़ ही रखे रहा। इवन जब मुगलों के या अंग्रेजों के जो जमींदार हुआ करते थे वो लोग भी इसका मतलब जो पुरानी परिपाटी कल्चर आया रहता था उसी रूप में उसको एक्सेप्ट करके अपना कार्य करते रह गए। समय बीत गया, देश आज़ाद हो गया। आज़ाद होने के बाद में जब हमारा संविधान लागू हुआ या संविधान हमारा जब बन रहा था तो संविधान निर्माण करने वाले लोगों ने इस बात को भली भांति, जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको बहुत भली भांति वो समझ रहे थे। तो हमारा संविधान जब बना तो उसमें किसी भी वर्ग विशेष के लिए कोई भेदभाव का कोई प्रावधान नहीं था। यहाँ पर सभी जनता समान थी, ऐसी उनकी अप्रोच थी, ऐसी उनकी थिंकिंग थी, ऐसा संविधान निर्माताओं का मोटिव था, उद्देश्य था कि सबको समान किया जाए। इसी चीज़ को लेकर के, इसी बेस को लेकर के बेसिकली प्लान ऐसा किया गया कि कुछ ऐसे जो वंचित और पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं इनके साथ, या इसके साथ साथ मैं एक शब्द और भी जोड़ूंगा कि जो जंगली क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदाय के जो लोग थे, इन सभी को लेकर के जो एक भावना डेवलप हुई, एक जो सोच डेवलप हुई कि सबका सर्वांगीण विकास हो, भारतीय स्वतंत्र भारत में सबको समानता दी जाए और जो वंचित वर्ग के लोग आदिकाल से रह गए हैं उनको थोड़ी सी मतलब एक सपोर्ट कहिए, एक प्रोत्साहन कहिए, या कहिए उनको पिछली पंक्ति से अगली पंक्ति में खड़ा करके उनको थोड़ा मोटिवेट किया जाए और जिससे कि वो मूलधारा में आ जाएं। और जब वो मूलधारा में आ जाएंगे तो फिर उसके बाद में सबको समान कर दिया जाएगा और समान करने के बाद में फिर संविधान की ये व्यवस्था मूल रूप से समान रूप से चलेगी कि सभी नागरिकों, भारत के सभी नागरिक समान हो जाएंगे। ऐसी महत्वाकांक्षा के साथ संविधान का निर्माण हुआ और इसकी प्लानिंग भी की गई और संविधान में स्थान भी दिया गया अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, पिछड़ों को भी कुछ हद तक मोटिवेट किया गया। पिछड़ों के साथ एक समस्या रही, देखिए यहाँ पर कुछ वर्ग ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से वंचित हैं। यहाँ पर अनुसूचित जाति की अगर बात करें तो ये ऐसा वर्ग है कि जो कि अनटचेबल है, मतलब इसको छूने में ही ऐतराज़ लोगों को रहा है, मतलब इसमें इसको टच नहीं करते समाज के जो लोग थे। ये मैं व्यवस्था बता रहा हूँ जब ये व्यवस्था थी संविधान के बारे में, आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ जब संविधान निर्माण हुआ तब के बारे में। तो छुआछूत, जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा संविधान में अनुच्छेद 15, 17 ये सब देख रहे हैं आप लोग, उसमें क्या कहते हैं कि किसी के भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, इन सब चीज़ों के आधार पर क्या होगा, किसी को भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं पहले थी ना ऐसी बातें कि अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, हमने संविधान में पढ़ा अनुच्छेद 17। तो देख रहे हैं आप लोग कि छुआछूत के बारे में ऐसी बात थी। तो वो जो छुआछूत की बात हो रही है वहाँ पर यही बात कही जा रही है कि कुछ ऐसे वर्ग के जो लोग थे वो मूल धारा में नहीं थे, और चूंकि सामाजिक संरचना इस रूप में थी कि इसमें किसी का दोष नहीं है। दोष ये नहीं है, मैं वर्तमान समय की बात कर रहा हूँ, दोष ये नहीं कि जो कल्चर चलता है लोग उसी कल्चर में रहना चाहते हैं।
जैसे हमारे यहाँ क्या है, आज भी देखिए जो हमें सभ्यता सिखाई जाती है, जो हम बचपन से देखते हैं वही हमको सही लगता है। अगर हम डाकू के यहाँ पैदा हो जाएं तो हमें क्या होगा, डाकू डेली डकैती करेगा तो हमें क्या लगेगा, बहुत सामान्य सी चीज़ है कि हमें भी लगेगा भाई कोई बात नहीं, आसानी से मारना पीटना और लेके आना कोई बात नहीं। अगर हम जंगल में रहें तो हमारे यहाँ भोजन की ऐसी व्यवस्था तो रहेगी नहीं, तो क्या जंगलों में हम जानवरों को मारेंगे और खाएंगे, निश्चित तौर से ऐसा हमारा जीविकोपार्जन। तो उसी तरह से सभ्यता के जो नए जो लोग रहे, उन लोगों ने भी ये चीज़ें देखते गए कि जो समाज में जो सिस्टम बना था, लोगों ने उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करना शुरू किया। तो ये जो पुरानी परिपाटी जो बनी हुई थी इस तरह की, इसमें जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, जो सबर्ड कम्युनिटी के जो लोग थे, उन्होंने जो अच्छी स्वेच्छा उदारवादी जो लिबरल थिंकिंग के लोग थे, उन लोगों ने इसका बड़ा समर्थन किया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको मूलधारा में आना चाहिए और सब मूलधारा में आकर के सब भारतीय होकर के आगे विकास करें। इस महत्वाकांक्षा और इसी उद्देश्य को लेकर के संविधान बना और इस संविधान में ये भाग 16 प्रावधान किया गया, जिसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया और इनके लिए संसद को शक्ति दी गई, संसद को पावर दी गई, राज्य विधानमंडलों को पावर दी गई कि इन कम्युनिटी के लोगों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराएं। इवन लोकसभा में, राज्यसभा में या कहें हम विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई कि भाई इनके लिए रिजर्व सीटें रहेंगी और ये संसद के मेंबर भी बनेंगे, चाहे किसी भी परिस्थिति के रहने वाले लोग हों। यानी कि एक तरह से समझिए कि उनको अपनी मूल धारा में लाया जाएगा और उनको आगे बढ़ाया जाएगा। इसी उद्देश्य के साथ इन भाग का 16 का निर्माण किया गया। साथ ही साथ इसी के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई कि सभी लोग समान हो जाएंगे। हुआ भी बहुत सही तरीके से, लेकिन इसमें क्या है ना कि जो राजनीतिक सोच और कहिए कि अपनी राजनीति की रोटी सेकने के चक्कर में कुछ लोगों ने इसको बड़े मतलब कुव्यवस्थित तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। एक तरह से कहिए, चाहे राजनीतिक कह सकते हैं या कहिए जो क्रियान्वयन करने वाले कार्यपालक थे, हमारे जो लोक सेवक एक तरह से कहिए, जिसकी प्रिपरेशन के लिए आप बैठे हुए हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो लोक सेवक भी रहे, इन्होंने भी सरकार की या कहिए संविधान सभा की जो मूल भावना थी उसके साथ कहीं न कहीं छेड़खानी और खिलवाड़ किया। इन लोगों ने उन पॉलिसीज को सही ढंग से क्रियान्वित करने के लिए बेहतर इच्छा शक्ति का प्रयोग नहीं कह सकते हैं किया, या किया तो जितना बेहतर होना चाहिए उतना नहीं किया, या कुछ एक लोगों ने किया, कुछ एक लोगों ने नहीं किया। यानी कुल मिला के इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत बेहतर तरीके से नहीं हो पाया। और परिणाम क्या हुआ कि 70 वर्ष बीतने के बाद में भी आज भी हड़ताल होती है, स्ट्राइक्स होते हैं, सड़कों पे लोग आते हैं, आरक्षण की बात करते हैं। इवन सबर्डों को भी आरक्षण की बात होने लगती है, फिर बीसी को लेकर के आरक्षण की बात होने लगती है। अभी आपने देखा, अभी कल ही परसों में 2 दिन पहले की बात है कि लोकसभा में ओबीसी बिल पास हो गया है ना, उसको लेकर के बीसी को भी अब आरक्षण, तो कुल मिला जुला के आरक्षण को लेकर के आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग रहे सबर्ड कैटेगरी में, उनको आरक्षण दे दिया गया। जहाँ आरक्षण ख़त्म करने की बात हो रही है वहाँ लोगों को आरक्षण दे करके और मतलब इस चीज़ को और एक तरह से कहिए हवा देने का प्रयास किया जा रहा है। और इस जो एक तरह से जो 10 साल के लिए सिस्टम बनाया गया था उसको लगता है आजीवन भारतीय संविधान जब तक रहेगा शायद तब तक के लिए लोग बनाने की ऐसी कोशिश में लगे हुए हैं कि आरक्षण बिल्कुल बना रहे और ये डिस्प्यूट्स बने रहें। आप जैसे पढ़े लिखे लोग इस पे डिबेट करते रहें और यहीं पे उलझे रहें और अमेरिका, चीन जैसे लोग दुनिया की होड़ में सबसे आगे चले जाएं और हम लोग यहाँ पर एक सांप्रदायिक और जातीय आधार पर ही उलझे रह जाएं। शायद ऐसा कुछ देखने को लगता है, शायद ऐसा महसूस करेंगे तो ये चीज़ें दिखेंगी हमारे यहाँ राजनीति में। जब चुनाव होते हैं तो ये सब चीज़ें बड़े पुरजोर तरीके से प्रखरता के साथ निकल करके आती हैं। जैसे इस समय चुनाव आने वाला है, अभी लोकसभा में देखिए ओबीसी बिल को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं, तो मुझे तो यही दिखाई देता है, शायद आप लोग भी अगर इसको देखेंगे तो संभवतः ऐसा कुछ दिखाई देगा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के मतलब एक प्रावधान बेहतर तरीके से बनाया गया था, लेकिन उसको क्रियान्वित करने वाले खासतौर से मुझे लगता है लोक सेवकों की इसमें काफ़ी हद तक कमियाँ रही हैं और जिनके कारण से ये बहुत सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, जो आज भी इसका दुष्परिणाम के रूप में दिखाई दे रहा है। और आज भी हम लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं, मूल धारा में नहीं आ पाए हैं लोग और उसको लेकर के हर आदमी दुखी है। एक प्रतिभाशाली अनारक्षित व्यक्ति है वह भी दुखी है और एक जो आरक्षित व्यक्ति है वह भी दुखी है। कोई व्यक्ति इसमें सुखी नहीं है, हर आदमी अपने आप में परेशान है। किसी को लगता है उनकी सीटें चली गई, किसी को लगता है कि हमारे हिस्से की चीज़ें चली गई, किसी को लगता है मेरा राइट है। ये तमाम सारे डिबेट्स जो चलते रहते हैं, चीज़ें ऐसे होती रहती हैं। कहीं ना कहीं ये दूरदर्शिता का अभाव रही है हमारे उन लोक सेवकों की जिन्होंने सही ढंग से इसको क्रियान्वित करके एक समान रूप से न कर पाए।
नहीं कर पाए इस चीज़ को, अन्यथा की स्थिति में ये ऐसी स्थिति नहीं होती। बहरहाल तो ये समाज के वैसे लोग थे जिनको मूलधारा में नहीं थे, इनको मूलधारा में लाने के लिए इनको आरक्षित किया गया। ये गरीब तबके के लोग थे, छुआछूत की व्यवस्थाओं से परेशान लोग थे, या जंगल में रहने वाले आदिवासी जनजाति के लोग थे। इनको संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए सरकार ने इन उपबंधों का पूरी तरह से पालन किया। उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे, और ये मूलधारा में इनको लाया गया, और मूलधारा में लाने के उपरांत इनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि जनजाति समुदाय के जो जंगली लोग होते हैं, तीर धनुष से अपना काम चलते हैं, जानवरों के शिकार से, फल फ्रूट से अपना जीवन पालन करते हैं, इवन खेती नहीं करते वो, या खुद खेती करते भी हैं। कुछ जनजातियां तो झूमिंग खेती करते हैं, एक तरह से स्थानांतरणशील कृषि करते हैं कि 2-4 साल एक जगह रहेंगे, वहाँ पे इससे बंजारे होते हैं। बंजारों के बारे में आपने देखा होगा, ये भी जनजातियों की श्रेणी में आते हैं। ये लोग क्या करते हैं, विचरण करते रहते हैं, कुछ दिनों तक कहीं स्टे करते हैं, कुछ महीनों तक, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, फिर सीजन बदलने के बाद वो अपना स्थान स्थानांतरित कर देते हैं। इस तरह की व्यवस्था करते रहते हैं। तो इनको मूल रूप से कुछ राइट्स और कुछ अधिकार देने के लिए इन उपबंधों का प्रावधान किया गया। आइए देखते हैं अनुच्छेदों के बारे में। देखिए, मैंने जैसा कि अभी आपसे उल्लेख किया कि अनुच्छेद 343 जो है, 330 से लेकर के 342 के मध्य भाग 16 में क्या है, इसके बारे में उल्लेख किया गया है और क्या क्या बातें बताई गई हैं। आइए एक एक को उधेड़ते हैं, देखते हैं। संविधान के भाग 16 में अनुच्छेद 330 से 342 के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष उपबंध। आज देखिए, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, और इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे हम लोग कि पिछड़े वर्ग के लिए और आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों के लिए क्या व्यवस्था की गई है। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। तो ये है अनुसूचित जाति यानी SC, और अनुसूचित जनजाति यानी कि ST, शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, अन्य पिछड़े वर्गों यानी कि जिसे BC कैटेगरी में लोग कहते हैं, OBC कहते हैं। ठीक है, आंग्ल भारतीय के संबंध में कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, और क्या है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो प्रावधान किए गए हैं वो किसमें क्या किया गया है। तो जान लीजिए कि बड़ा ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342, ये 2 आर्टिकल्स बड़े ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम्स में क्वेश्चन यहाँ से आपको जरूर बनेगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 341 जो कहता है, 341 के तहत क्या कहता है, राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है। क्या है, आदरणीय राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी राज्य या संघ क्षेत्र के संबंध में उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके किसी जाति, मूल वंश, जनजाति या उसके भाग को अनुसूचित जाति के नाम से विनिर्दिष्ट कर सकता है। ठीक है, क्या है इसमें अनुच्छेद 341 में क्या कहा गया है, इसमें यह कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति को यह शक्ति होगी कि उस राज्य के राज्यपाल से संपर्क करके बात करके किसी जाति को अनुसूचित जाति में रखा जाए या न रखा जाए या रख लिया जाए का प्रावधान इसमें करने के लिए एक इनको शक्ति दी गई है। यानी कि किसी जाति को, तरह से कहिए किसी राज्य में किसी राज्य की कोई जाति है तो उसे अनुसूचित जाति घोषित करने के लिए राज्यपाल से संपर्क करते हुए राष्ट्रपति महोदय इसका आदेश जारी कर सकते हैं। ये एक तरह से राष्ट्रपति ऐसे कह सकते हैं, इसको सामान्य भाषा में अगर हम कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति किसी राज्य के में किसी जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने की शक्ति आर्टिकल 341 में है। समझ गए होंगे आप लोगों को। और ये कर कैसे सकता है, बिना राज्यपाल की सहमति से नहीं। तो बस शब्द ध्यान में रखिएगा, ये दोनों के कंडीशन में है, चाहे संघ राज्य क्षेत्र हो या राज्य हो के संबंध में उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके। ठीक है, जाति, मूल वंश, जनजाति को उसके लिए अनुसूचित जाति के नाम से विनिर्दिष्ट कर सकता है। एक बात ये जान लीजिए, ये जो बात कही गई है ना, क्या कहा गया है, राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है कि उस राज्य के राज्यपाल से संपर्क करके बात करके उस जाति को अनुसूचित जाति घोषित कर दिया जाए, मान लिया जाए, कर लेते हैं। तो ये हर राज्य के लिए अलग अलग पैमाने हैं। यानी कि कोई जाति, ठीक है, किसी राज्य में अनुसूचित जाति है तो कोई जाति जरूरी नहीं है, वही जाति जरूरी नहीं है कि दूसरे राज्य में भी अनुसूचित जाति हो। तो
समझ रहे हो ना बात को। कोई जाति अगर उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति में है तो कोई ज़रूरी नहीं कि गुजरात में वही जाति वहाँ पर भी अनुसूचित जाति हो, वहाँ पर हो सकता है अनुसूचित जनजाति हो, या हो सकता है वह बीसी कैटेगरी में यानी पिछड़ी जाति की श्रेणी में आ सकता है। तो इसका कोई मानक नहीं है मोस्टली कि हर जगह कोई अनुसूचित जाति तो हर जगह अनुसूचित जनजाति ही रहेगा या अनुसूचित जाति ही रहेगा। समझ रहे हैं बात को। अलग अलग राज्यों में कोई जाति भिन्न भिन्न हो सकती है, यानी कि यहाँ पर अगर आप अनुसूचित जाति का उत्तर प्रदेश में ले रहे हैं कोई आधार, तो हो सकता है मध्य प्रदेश में वो अनुसूचित जनजाति में हो, या हो सकता है वहाँ पर वो अनुसूचित जाति में भी ना हो, पिछड़ी जाति की श्रेणी में आता हो। ठीक है, तो ये हो सकता है, इसको आपको समझने की जरूरत है। इसी को लेकर के लोग विवाद करते हैं। आदरणीय मोदी सर को लेकर के 2019 में मायावती जी ने कुछ स्टेटमेंट्स किए थे, तो उन्होंने स्पष्ट अपना किया था। 27 मुझे लगता है 27 अगस्त की डेट थी या अक्टूबर की डेट थी, उसमें पीएम महोदय ने इस तरह से स्टेटमेंट दिया था कि मैं पिछड़ी जाति का हूं और अति पिछड़ी जाति का हूं। इस तरह का स्टेटमेंट था, आप लोगों ने सुना होगा संभवतः न्यूज़ चैनलों पे, टीवी पे देखा होगा। तो वो क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वो पिछड़ी जाति के थे और पता चला कि नहीं वो जनरल जाति के थे, सामान्य जाति के थे। तो इस तरह का जो डिबेट चलता है उसके पीछे का मोटिव है कि कोई जातियाँ कहीं पर पिछड़ी जातियाँ हैं किसी राज्य में, तो वो किसी और राज्य में अनुसूचित जाति की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है, तो कहीं कहीं पे वो जातियाँ अगड़ी जातियों की श्रेणी में आ जाती हैं बीसी की, और बीसी की पिछड़ी जातियों में, यानी पिछड़ी जो जातियाँ होती हैं, इनके बारे में कल हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें भी दो कैटेगरी के लोग होते हैं, यानी पिछड़े, अति पिछड़े और एक पिछड़े। ठीक है, तो इसमें भी एक श्रेणी बनती है कि जो पिछड़ों में भी एकदम पीछे हैं। ठीक है, उस तरह की व्यवस्था बनती है। तो वहाँ पर ये बात हुई थी। तो यहाँ पर आपको 341 के बारे में आपको संभवतः पता चल गया होगा। आगे देखते हैं बच्चों। और अनुच्छेद 342 के तहत क्या है, फिर राष्ट्रपति महोदय को फिर से दूसरी शक्ति दी गई। उसमें क्या कहा है, राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके उस राज्य के किसी जनजाति या जनजाति समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकता है। कोई जनजाति किसी राज्य के में केवल एक भाग के लिए अनुसूचित जनजाति घोषित की जा सकती है, किंतु संसद को यह अधिकार है कि वह राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की सूची में किसी जाति को सम्मिलित या अपवर्जित कर दे। यहाँ पर देखिए, अनुच्छेद 341 जो था वह राष्ट्रपति को यह शक्ति देता था कि वह राज्यपाल से बात करके किसी जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में रख दे। यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर 42 में क्या कहा गया, 342 में, उसमें यह कह रहा है कि राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वह राज्यपाल से बात करने के उपरांत सहमत होने की स्थिति में उससे राय लेकर के किसी जाति को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रख सकता है। ठीक है, और उसके साथ कंडीशन ये है कि जैसे मान लो उत्तर प्रदेश है, अब उत्तर प्रदेश में कुछ क्षेत्र हमारे आते हैं नेपाल की सीमा से लगे हुए, जो तराई बेल्ट के एरिया में आते हैं। उन जनपदों में जैसे कि मैं कुछ जनपदों का नाम आपको बता दूं कि जैसे महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट हो गया, श्रावस्ती जनपद हो गया, इस तरह के बलरामपुर से जो बना हुआ डिस्ट्रिक्ट है श्रावस्ती, वहाँ के क्षेत्रों में आप देखेंगे तो ये जो क्षेत्र हैं बहराइच से बना हुआ श्रावस्ती, और इस तरह के जो क्षेत्र हैं सिद्धार्थनगर, यहाँ पर क्या है, ये जो आपके पिछड़े क्षेत्रों की श्रेणी में आते हैं ये। तो यहाँ पर क्या है, थारू जातियाँ आपको देखने को मिलेंगी। तो थारू जाति है, और मान लो यहाँ पे थारू क्या अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आते हैं। तो किसी जगह पर अगर हम देख लेते हैं तो वो हो सकता है वहाँ पर अनुसूचित जाति की श्रेणी में आ रहे हों उसी राज्य में, यानी कि पश्चिम के हिस्से में अगर हम चले जाएं तो हो सकता है वहाँ पर ये अनुसूचित जाति की श्रेणी, अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में ना, अनुसूचित जाति की श्रेणी में हो। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि कोई ज़रूरी नहीं उसी राज्य क्षेत्र में कोई अनुसूचित जनजाति का अधिकार पा रहा है तो बाकी क्षेत्रों में, जैसे ऐसा कहा सकता है पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में इन जातियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा जाएगा, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन जातियों को पिछड़ी जाति की श्रेणी में रखा जाएगा या एससी की श्रेणी में रखा जाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो यही बात यहाँ बताई गई है कि ऐसा हो सकता है, राष्ट्रपति को यह पावर ऐसा कर सकता है। और एक चीज़ और भी है कि अगर राष्ट्रपति ने ऐसा कर दिया है कि किसी जाति को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा है और संसद अगर चाहती है तो उसको इस श्रेणी से हटा भी सकती है। ठीक है, तो यही संसद की पावर के बारे में है।
कि संसद को यह अधिकार है कि राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्ट यानी निर्धारित किए गए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को की सूची में किसी भी जाति को सम्मिलित या अपवर्जित कर सकती है, यानी कि इसमें जोड़ भी सकती है और उसमें से हटा भी सकती है। किसको पावर दी गई है बच्चों? संसद को दी गई। तो मेरे ख्याल से आपको दो आर्टिकल्स बहुत अच्छी तरीके से याद हो गए, 341 और 342। आगे देखते हैं बच्चों क्या है स्थानों के आरक्षण। और एक बात और है, भाग 16 के तहत अनुसूचित जाति और से संबंधित कुछ विशेष प्रावधान वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनको देखते हैं। स्थानों का आरक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो आप ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि किस अनुच्छेद के तहत, किस आर्टिकल के तहत अनुसूचित जाति को लोकसभा में सीटों का आरक्षण प्राप्त है, ठीक है, या अनुसूचित जनजाति को सीटों का आरक्षण प्राप्त है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है, अनुच्छेद 330 क्या कहता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लोगों को सीटों के स्थानों के आरक्षण की बात कहता है, ठीक है, सीटों के आरक्षण की मतलब जो है निर्धारित करने की बात, आरक्षण करने की बात कहता है। और अनुच्छेद 332 क्या कहता है, अनुसूचित जनजाति को लोकसभा में सीटों के आरक्षण को लेकर के बात कही जाती है, ठीक है। तो आइए इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। क्या कह रहा है कि क्रमशः यहाँ पर कह रहा है अनुच्छेद 330 और 332 के तहत क्रमशः लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में, हाँ बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए मैंने ये भी जान लीजिए कि अनुच्छेद मतलब ये 330 और 332 ये कहता है कि लोकसभा में भी SC ST को आरक्षण दिया जाएगा और राज्यों की विधानसभा है वहाँ पर भी बात दी जाएगी व्यवस्था। ये बात कह रहा है के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, उनकी जनसंख्या के अनुपात में, यानी कि अगर उस राज्य में जनसंख्या के अनुपात में है तभी। बहुत बारीकी से समझिएगा, आप लोगों ने जब पढ़ा है तो मैं बता रहा था कि एक ऐसा, जैसे अनुसूचित जाति की सीटों के बारे में देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां पर आपको दिखेगा कि वहां आरक्षण ही नहीं है, वहां SC के लिए आरक्षण ही नहीं है। तो SC के लिए आरक्षण क्यों नहीं है? यही शब्द जो जनसंख्या के अनुपात में, यानी वहां पर अनुसूचित जाति की जनसंख्या ही बहुत कम है, इस नाते वहां पर लगभग वहां पर नहीं की स्थिति में है, तो वहां पर अनुसूचित जनजाति है उसको आरक्षण मिला हुआ है, बाकी लोगों को है। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पर जनसंख्या के अनुपात में, यानी उस राज्य में उस कैटेगरी की, यानी अनुसूचित जाति की या अनुसूचित जनजाति की संख्या का होना आवश्यक है। अगर नहीं रहेगा तो आरक्षण उस राज्य में नहीं मिलेगा। क्लियर? जिस अनुपात में रहेगा उसी अनुपात में उसको आरक्षण दिया जाएगा। क्लियर? इस तरह की बात कही गई है। और अधिकतम जो अनुच्छेद है, अधिकतम जो दिया गया है उससे ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन उसमें अगर कम है तो कम कर दिया जाएगा आरक्षण, कोई जरूरी नहीं उतना परसेंटेज दिया जाए। तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आरक्षित स्थानों की संख्या में समय समय पर परिवर्तन किया जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात वही मैंने बताई, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थानों के आरक्षित स्थानों की संख्या बदल दी है। समय समय पर देखिए परिवर्तन किया जा सकता है ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है, ये है। फिर उसके बाद वर्तमान समय में लोकसभा में 543 सीटें हैं, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जाति की जो सीटें हैं कितनी है बेटा? 84 हैं। और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं? 47 हैं। कितनी है? 47, ठीक है। ये है 84 कितनी है, किसकी है? अनुसूचित जाति के लिए। SC की सीटें 84, अनुसूचित जनजाति के लिए 47, 47, ठीक है, ST के लिए 47। तो ये सीटें जो है आपकी टोटल इतनी ही सीटें आपकी हैं। अब इसको ही दोनों को मेंशन कर लेंगे तो जो जितनी सीटें आपकी बचेंगी और सबसे सीटें इसकी श्रेणी में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, कितनी सीटें आपकी हो रही हैं, ठीक है। तो 40 ये हैं और इसमें 120 और लगभग करीब में 130 131 सीटें कुल आरक्षित हैं और बाकी सारी सीटें अनारक्षित है, ठीक है। बाकी सीटें अनारक्षित है, उस पर कोई भी व्यक्ति लड़ सकता है, चाहे वो SC कैटेगरी का, चाहे ST कैटेगरी का, चाहे OBC कैटेगरी का, चाहे वो अनारक्षित श्रेणी में सभी आते हैं। जनरल कैटेगरी के लोग भी उसमें लड़ सकते हैं, ठीक है, लड़ते ही हैं। तो ये सीटें इतनी आरक्षित की गई। तो ये अनुच्छेद आपको बहुत बारीकी से याद होना चाहिए कि अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 ये क्या कहता है? अनुच्छेद 330 कहता है लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सीटों के लिए आरक्षित स्थानों के बारे में प्रावधान करता है। और अनुच्छेद 332 जो करता है वो किसमें प्रावधान करता है?
अनुसूचित राज्यों की विधानसभाओं में, राज्यों की विधानमंडलों में क्या करता है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण करने का कोई प्रावधान करता है। ठीक है, ठीक है, ये बात ध्यान से समझिएगा। आगे चलिए देखते हैं सेवाओं और पदों के लिए दावे जो किए गए हैं, इसमें किसमें आरक्षण की देता है इसमें बात। संघ और राज्यों को लोक सेवाओं में नियुक्ति करते समय, ठीक है, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर आरक्षण की बात कर रहा है संघ और राज्यों की जो लोक सेवाएं हैं, ठीक है, जो उनके पद हैं उनके बारे में बात कर रहा है। उसमें क्या क्या आरक्षण देने की बात कर रहा है, उनके बारे में प्रावधान कर रहा है। तो अनुच्छेद 335 के तहत ये बात बताई जा रही है। आर्टिकल 335 के तहत ये कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, संघ और राज्यों की लोक सेवाओं में नियुक्ति करते समय, ठीक है, SC/ST के दावों पर प्रशासन की दक्षता बनाए रखते हुए ध्यान रखा जाएगा कि इसके तहत राज्य इन वर्गों के उम्मीदवारों के संबंध में अर्हता अंकों में कमी तथा प्रोन्नति मूल्यांकन मानदंड को घटाने के लिए उपबंध कर सकता है। यानी कि अक्सर आप लोग देखते हैं कि जब कोई किसी भी वैकेंसी कोई भी आती है, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, तो उसमें आपको देखने को मिलता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के प्रावधान किए जाते हैं। उम्र में रिलैक्सेशन भी मिलता है, इवन मेरिट जो आपकी बनती है, मेरिट में भी OBC की मेरिट, SC/ST की मेरिट अलग होती है, थोड़ा उसमें प्रावधान किया जाता है। तो इसमें संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ऐसा प्रावधान किया जाता है, तो अनुच्छेद 335 के तहत यह प्रावधान है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए ये क्या है, सीटों में आरक्षित स्थान उनको दे दिया गया है, उनकी मेरिट भी कम की जा सकती है। उस तरह के प्रावधान का इसी के आधार पर सरकारी नौकरियों में इस तरह से व्यवस्था की गई है, चूंकि हमारे मूल संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 338 के बारे में। ये आयोग जो है ये कमीशन गठित किया गया है, कैसे है, कमीशन के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग हुआ क्या, देखिए 1990 के दशक में, अभी तक जब देश आज़ाद हुआ, आज़ादी होने के बाद में ये तो सुविधाएं दे दी गई, लेकिन आगे चलने के बाद 90 के दशक में ऐसी कुछ ज़रूरतें महसूस हो गई कि भाई देखिए ऐसा है कि अनुसूचित जाति, अब आप थोड़ा ही बारीकी से सोचने की कोशिश करिएगा। आज़ाद होता है देश 1947 में, 1950 में हमारे पूरी तरह से संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाता है और क्रियान्वित हो जाता है। उसके बाद 1990 के दौर में आप सोचिए कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए अब कमीशन गठित करने की व्यवस्था की जाती है, अब कमीशन गठित किया जा रहा है। इसका मतलब कि उसका क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हुआ, यानी कि आप 60 की बात करें, 70, 80 की बात करें, यानी लगभग 30 वर्षों तक बिना कमीशन के यह आयोग, यह सुविधा, मतलब ये व्यवस्थाएं दी गई। एक पहले सदस्य हुआ करता था और उसके तहत कार्य हुआ करते थे, यानी कमीशन नहीं हुआ करता था। तो 1990 में एक कमीशन का गठन किया जाएगा, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये कमीशन 1990 में गठित किया जा रहा है, जबकि हमारा संविधान बना 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ और कमीशन बन रहा है 90 में। कौन सा कमीशन बनेगा, अनुसूचित आयोग का गठन किया जाएगा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। इवन पिछड़े वर्गों के लिए भी ये प्रावधान किया गया था, लेकिन उनको आधिकारिक मान्यता नहीं दी गई, तो फिर हाल ही के वर्षों में उनको आधिकारिक मान्यता दी गई है। राष्ट्रीय आयोग के रूप में BC कमीशन का गठन किया गया, अभी जल्दी ही किया गया है, इसी वर्तमान लोकसभा का जो चल रहा है इसी कार्यकाल में गठित किया गया। इसके पहले क्या था, वो व्यवस्था ही नहीं थी अनुसूचित BC के लिए, है ना, OBC के लिए ऐसी व्यवस्था ही नहीं। बैकवर्ड क्लास के जो लोग थे इनके लिए कोई राष्ट्रीय कमीशन नहीं हुआ करता था, या कमीशन हुआ करता था तो उसको राष्ट्रीयता का दर्जा नहीं भारत सरकार के तौर से मिला हुआ था, ठीक है, तो उसको दर्जा दिया गया, यानी कि अधिक सरकारी संस्था, उसको सरकारी दर्जा दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अनुसूचित जाति को 90 में गठित किया गया। तो क्या कर रहा है, मूल संविधान के अनुच्छेद 338 में, यहाँ पर बात थी अनुच्छेद 335 की बात थी, जिसमें सेवा और पदों में आरक्षण की बात कर रहा है। यहाँ अनुच्छेद 338 में क्या कह रहा है, मूल संविधान के में अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान किया गया था। एक विशेष अधिकारी, अभी मैंने आपसे जिक्र किया, यानी एक अधिकारी करने का प्रावधान किया गया था। कब, मूल संविधान में, कब, कौन से अनुच्छेद 338 के तहत प्रावधान किया गया था।
नियुक्त करने का प्रावधान किया गया था। लेकिन इसमें क्या किया गया, 1990 में कौन सा संविधान संशोधन किया गया, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, 65वां संविधान संशोधन किया गया बच्चों। और 65वें संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 338 में एक तरह से कहिए कि वो 338 में सुधार करते हुए यहीं से ही क्या है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के कमीशन को भी यहीं से बांट दिया जाएगा आपको। तो यहाँ पे क्या है, 365 के संशोधन करते हुए अनुच्छेद 338 के तहत संशोधन कर इस वर्गों के लिए 5 सदस्यीय राष्ट्रीय आयोग और राष्ट्रपति द्वारा गठित करने का प्रावधान किया गया। तो बड़ा पहले इस पे बात कर लेते हैं। 5 सदस्यीय आयोग का गठन कर दिया गया। पहले क्या है, एक सदस्यीय था। अनुच्छेद बात हो रही 338 के बारे में, यानी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग का जो गठन किया गया वो कब किया गया, 38 में किया गया, 65वें संविधान संशोधन 1990 में किया गया। ठीक है। और इसमें क्या प्रावधान किया गया, इसमें प्रावधान किया गया कि जो एक सदस्यीय निकाय हुआ करता था, एक सदस्य इसके हुआ करते थे, विशेष अधिकारी हुआ करते थे, अब उनको 5 सदस्यीय निकाय बना दिया गया, जिसमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष और इसके अलावा 3 सदस्य हो गए इसके। ठीक है, इसके अलावा 3 सदस्यों की नियुक्ति हो गई। तो ये कुल मिला जुला के 5 सदस्यीय निकाय बन गया, जिसमें से एक अध्यक्ष, वही बात जो बताया आपको, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते थे। समय के साथ साथ एसटी जैसे, ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको, अनुच्छेद 368, ठीक है। अरे अनुच्छेद 368 के तहत 65वां संविधान संशोधन, जिसके तहत जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग गठित किया गया, जिसके सदस्यों की संख्या 5 थी, जिसमें से एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और बाकी 3 सदस्य हुआ करते थे। क्लियर। इसके बाद क्या समय बीतता गया, समय बीतने के साथ साथ एक तरह से कहिए 2003 में यह जरूरत महसूस हुई कि अनुसूचित जाति आयोग जो है, इसके आयोग से सदस्यों को कुछ ऐसी व्यवस्था की गई कि अब काम नहीं चल पा रहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का एक ही आयोग कार्य देख रहा है और कार्यों को सही ढंग से क्रियान्वित नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी जरूरत महसूस हो गई कि एसटी आयोग को अलग कर दिया जाए। तो ऐसा किया गया कब, 2003 में किया गया और 2004 में क्रियान्वित हो पाया। तीन में ऐसा एसटी आयोग का गठन किया गया। ऐसी एक अलग कमीशन ही बना दिया गया, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को, दोनों को 2 भागों में बांट दिया गया। ठीक है। 65वें संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का एक कमीशन गठित किया गया था। ठीक है। कमीशन के तहत 5 मेंबर थे, ये बात आपको समझ में आ चुकी है। आगे बात करते हैं, 89वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया। कौन सा? 89वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को दोनों को अलग कर दिया जाएगा। या कह सकते हैं कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में से अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग करके एक नए आयोग का गठन किया गया, जिसने अपना कार्यभार 2004 में संभाला। ठीक है। और वह भी इसी की तरह 5 सदस्यीय निकाय ही है, उसमें भी एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष हैं। ये प्रावधान किया गया। तो ध्यान रखिएगा कि कब किया गया, किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को डिफर किया गया, अलग किया गया दोनों से। तो आप जान लीजिएगा 2003 के तहत किया गया। और कौन सा अनुच्छेद था आपका? अनुच्छेद जो आपका था बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 89वां 89वां, ठीक है। 65वां के तहत कमीशन गठित हुआ था, कब हुआ था? 90 में। और 89वां जो था ये 2003 में हुआ था। इसके तहत क्या किया गया था? एसटी आयोग का गठन किया गया था, या कहिए अनुसूचित जाति से इसको अलग कर दिया गया था। ठीक है। कब किया गया था? 2004 में। इस अधिनियम को पारित कर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के व्यापक बदलाव करते हुए क्या किया गया? 2004 में इन्हें पृथक कर दिया गया। तथा अनुच्छेद जो बेटा हम लोगों का 338 था, इसमें 338 में क ऐड कर दिया गया। तो 338 क के तहत क्या कर दिया गया? इनको विशेष उपबंधों की व्यवस्था कर दी गई, इनके लिए विशेष प्लानिंग कर दी गई। किसके लिए? किसके लिए कर दी गई? अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए अलग व्यवस्था कर दी गई। 338 क को में शीर्षक को बदलकर अनुसूचित राष्ट्रीय एससी आयोग कर दिया गया। ठीक है। 338 को अब नाम दो कि देखिए उन्होंने बदल दिया है, 338 का हो गया और 338 हो गया। तो 338 के तहत क्या? अनुसूचित जाति आयोग हो गया, और 338 का के तहत अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कर दिया गया। ठीक है। प्रस्ताव पारित कर दिया गया और गठन कर दिया। दोनों आयोग की संरचना समान है, मैंने बताया भी आपको। प्रत्येक आयोग में एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं, यानी 5 सदस्यीय निकाय है। ठीक है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? इन सदस्यों की राष्ट्रपति महोदय करते हैं, कॉमन सी बात है, सभी कमीशन में ही करते हैं।
इनकी सेवा शर्तें पदावधि राष्ट्रपति द्वारा नियम द्वारा अवधारित की जाती हैं। प्रत्येक आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को क्रमशः केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि चाहे वो अनुसूचित जाति हो चाहे अनुसूचित जनजाति, किसी के भी मेंबर हों तो अध्यक्ष हों और उपाध्यक्ष हों तो उनको केंद्रीय मंत्री का दर्जा दिया जाता है। जो अध्यक्ष महोदय होते हैं उन्हें केंद्रीय मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है और उपाध्यक्ष जो होते हैं उनको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। ये अनुसूचित जाति में भी है, अनुसूचित जनजाति के लिए। इतना समझ गए होंगे। आयोग के सदस्यों को भारत सरकार के सचिव का दर्जा दिया, यानी कि जो मेंबर बाकी 3 मेंबर्स जो बचते हैं इनको किसका दर्जा दिया जाता है? भारत के सचिव का दर्जा, यानी 5 लोगों को इंपॉर्टेंस दी जाती है, वरीयता दी जाती है, इनको रिस्पेक्ट दिया जाता है, इनको कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए एक तरह से शक्तिशाली बनाया जाता है। तो पहले जो अध्यक्ष होंगे वो केंद्रीय मंत्री की हैसियत से उनको शक्ति प्राप्त होती है। दूसरे जो उपाध्यक्ष होते हैं इनको जो है राज्य मंत्री का दर्जा मिलता है और जो 3 और सदस्य होते हैं इनको सचिव का स्तर की इनकी सुविधाएं फैसिलिटी देती है सरकार। ठीक है। आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अन्य सदस्य अपना कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्षों की अवधि तक, इनका कार्यकाल जो होता है बच्चों, ये अपने कार्यकाल 3 वर्षों तक निभाते हैं, 3 वर्षों तक अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, अपने पद पर रह सकते हैं और अधिकतम 2 कार्यकाल इनको दिया जा सकता है। यानी कि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग का मेंबर है तो वह 2 कार्यकाल तक आ सकता है और एक बार में एक कार्यकाल 3 वर्ष से ज़्यादा का नहीं होता है। ठीक है, 3 वर्ष, यानी कि कोई व्यक्ति 6 वर्षों तक किसी आयोग का सदस्य रह सकता है। ठीक है, 2 कार्यकाल होता है और अनुसूचित जाति का अध्यक्ष वही व्यक्ति बन सकता है जो अनुसूचित जाति का हो, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए कंडीशन यही रहेगी क्योंकि वह व्यक्ति उसी जाति धर्म और संप्रदाय से रहेगा और तो ही उसके बारे में बेहतर तरीके से जान पाएगा वो। ठीक है, सामाजिक स्थिति के बारे में मूल्यांकन कर पाएगा। तो वही बात है कि अनुसूचित जाति का ही होना चाहिए और वह सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र का विशेष ज्ञान रखता हो, यानी विशेषज्ञ हो, उस क्षेत्र के बारे में जानकारी, मतलब क्षेत्र के मतलब उसकी अनुसूचित जनजाति के बारे में गहरी जानकारी रखता हो। ठीक है, आयोग के कुछ कार्य और शक्तियों के बारे में, अनुसूचित जाति आयोग के कुछ कार्य और शक्तियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। संगठनात्मक रूप से राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग वर्ष 2004 में अस्तित्व में आया था। ये भी मैंने बताया कि क्यों आया था, क्योंकि यहाँ पर मूल रूप से दोनों का अलग किया गया था। यहाँ पर 2004 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग को गठित किया गया। तो अनुसूचित जनजाति आयोग कब अस्तित्व में आया? तो 2004 में। आप ध्यान रखिएगा अस्तित्व में कब आएगा, नहीं तो आप कहिए 1990 में मत कह दीजिएगा। 1990 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति दोनों कॉमन में वर्क करते थे और 2003 में 89वें संविधान संशोधन के तहत इन दोनों को अलग कर दिया गया। तो अनुच्छेद 338 से 338 क ऐड कर दिया गया। 338 क में जो प्रावधान किया गया उसमें यह प्रावधान किया गया कि अनुसूचित जनजाति आयोग अलग गठित कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा कुछ और बातें, राष्ट्रपति द्वारा 2005 में कुछ अतिरिक्त कार्य प्रदान किए गए। किसके लिए? अनुसूचित जनजाति आयोग को 2005 में कुछ विशेष शक्तियां दी गई, कुछ विशेष कार्य दिए गए। ठीक है, इनके बारे में देख लीजिए। होता क्या, अनुसूचित जनजाति के लोग अक्सर क्या करते हैं, जंगलों में रहने वाले लोग होते हैं ये, तो आदिवासी एक तरह से जनजाति हैं ये, तो इनके लिए सरकार जंगलों में रहने के नाते इनको कुछ सुविधाएं देती है, कुछ फैसिलिटीज़ देती है। उन पर कुछ अधिक, उनके लैंड पर जो जंगल के लैंड होते हैं वो क्या होते हैं, सरकार के होते हैं, राष्ट्रपति के अधीन सारे कार्य होते हैं। वो सरकार चाहे राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन कोई दायरे में आते हैं। अनुसूचित क्षेत्र जो होते हैं वो केंद्र सरकार के दायरे में सारी चीज़ें आती हैं। तो उनमें से कुछ आधिपत्य देने की बात, कुछ रिलैक्सेशन, कुछ सुविधाएँ दी गई 2005 में राष्ट्रपति के द्वारा। क्या सुविधाएँ दी गई उसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। किसको? अनुसूचित जनजाति के लोगों को 2005 में क्या सुविधाएँ दी गई। क्या है? वन क्षेत्र के निवास कर रही एसटी यानी अनुसूचित जनजाति को लघु वनोपज पर स्वामित्व का अधिकार देने के लिए कुछ प्रावधान किया गया। यानी जो वन की कुछ उपज होगी उसको आप वो अपनी सुविधानुरूप कर सकते हैं। यानी उन पे सरकार ने छूट दी जिससे उनको ये लगे कि जंगल मेरा है। ठीक है, वो उनको क्या मालूम, वो लिटरेट तो है नहीं, पढ़े लिखे तो है नहीं, तो उन्हें क्या मालूम है भारत सरकार की। हम आप पढ़े हैं तो हमें मालूम होता है कि सरकारी संपत्ति है। जंगल में रहने वाले लोग क्या करते हैं, जंगल मेरा है, जंगल उन्हें क्या मालूम कि किस राजा का है या किस शासक का है। तो उसके लिए उनको कुछ सुविधाएं देने का प्रावधान किया गया। इसी नाते वो जंगलों में सड़कों के निर्माण को रोकते हैं, खदानों को रोकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को प्रतिबंध करते हैं और उसमें हिंसक वो लड़ाइयाँ लड़ते हैं। ठीक है, और उसी को लेकर के लोग उनके एक तरह के भोलेपन का लाभ उठा करके जो विदेशी एक तरह से कहिए कि भारत में जो एक तरह से कहिए कि एक अशांति उत्पन्न करना चाहते हैं तो इनको हथियारों का प्रयोग करना सिखा देते हैं और ये भारत के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और उसमें से नक्सलवाद और माओवाद इस तरह की चीज़ें पनपने लगती हैं। यही जो विदेशी जो हमारे दुश्मन हैं वो लोग उसका लाभ उठाते हैं, आदिवासियों को भड़काते हैं।
ठीक है, तो संबंधी उपाय करना, उनके लिए अधिक वहनीय जीविका प्रदान करने संबंधी कार्यों के लिए प्रबंध करना, खनिज तथा जल संसाधनों आदि पर अधिकार को सुरक्षित रखने संबंधी उपाय करना, ये तमाम सारी फैसिलिटी, यानी कि जो एक तरह से कि प्राकृतिक संपत्तियां हैं उन पर उनके स्वामित्व को देकर के 2005 में काफ़ी हद तक छूट दी गई कि वो कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई कि हमारे मूल संविधान में क्या बातें थी। इसके अलावा कुछ आर्टिकल्स हैं बच्चों जिसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए एक अलग प्रावधान भी किया गया है। ठीक है, उनके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, एग्जाम्स में उसमें क्वेश्चन आएगा, बहुत छोटा सा है। आइए देखते हैं इसमें क्या है। अनुच्छेद 46 आपने उन्हें सुना होगा, 46। ठीक है, ये कहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है DPSP के बारे में बात हो रही है, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर क्या कहा गया है, राज्यों को यह निर्देश देता है, अनुच्छेद 46 राज्यों को निर्देश देता है कि राज्य जनता के कमजोर वर्गों के लिए, कमजोर वर्ग में क्या, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के शिक्षा तथा धन संबंधी हितों की अभिवृद्धि करेगा तथा सामाजिक अन्याय और शोषण से रक्षा करेगा। यानी कि अनुच्छेद 46 के तहत राज्य ऐसी व्यवस्था कर सकता है कि जो उसके कमजोर वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनके हितों में अभिवृद्धि करते हुए सामाजिक उनके साथ अगर अन्याय हो रहा है और शोषण हो रहा है तो उसके लिए कुछ विशेष उपबंध और प्रावधान कर सकता है। क्लियर, अनुच्छेद 46 ध्यान रखिएगा, ये इसके लिए भी प्रावधान है, ये अलग है। हमारा जो है ये भाग 16 अलग है, अनुच्छेद 46 अलग है, यहाँ भाग हम लोग 4 में आ गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अनुच्छेद 164 में क्या प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 164 में कुछ प्रावधान किया गया, कुछ जो हमारे आदिवासी क्षेत्रों के जो जनसंख्या वाले जो स्टेट्स हैं, जैसे छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, झारखंड है, ये सब जी देखते हैं ना, पहले बिहार भी था, अब तो बिहार निकल गया। ये क्षेत्र जो रहते हैं, इन क्षेत्रों में आदिवासी क्षेत्र है, जनसंख्या है, तो यहाँ पर कुछ विशेष उपबंध किया गया अनुच्छेद 164 के तहत। तो क्या किया गया है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 164 में क्या कहा गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में, ध्यान रहे, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा राज्यों में ST अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए एक मंत्री का प्रावधान किया गया है। आप अक्सर देखेंगे कि इन क्षेत्रों में क्या होगा, एक स्पेशल मंत्री बना जाता है जो आदिवासी मंत्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपने टीवी में नाम सुना होगा, छत्तीसगढ़ के बारे में अभी चल रही थी जहाँ हॉकी टीम, आपने उड़ीसा के बारे में देखा ना, हॉकी टीम की जो खिलाड़ियाँ हमारी थी, वहाँ पर भी आप देखेंगे उन क्षेत्रों में महिला खिलाड़ी, और वहाँ पर आप देखेंगे तो जनजाति क्षेत्रों के मंत्री के बारे में बात करेगा। ठीक है, तो वही बात हो रही बेटा। तो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 164 के तहत मूलतः बिहार, बहुत मैं बारीकी से शब्द सुनिएगा, कौन कौन से स्टेट थे, पहले बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ये 3 स्टेट हुआ करते थे बेटा। अनुच्छेद जो मूल संविधान 164 जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 164 में 3 राज्य कौन कौन से थे, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में ये प्रावधान था कि इनके जो अनुसूचित, मतलब इनके लिए एक मंत्री बनाने का प्रावधान किया गया था, लेकिन समय के साथ आगे जब परिवर्तन हुआ तो 94वां संविधान संशोधन 2006 में किया गया। कब किया गया, 94वां संविधान संशोधन, 94वां संविधान संशोधन किया गया 2006 में, जिसमें से जो आपके राज्य कौन कौन से राज्य थे, मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा थे, इनमें से बिहार को हटा दिया गया। तो बचे कौन कौन से, आपके मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उड़ीसा ही 2 राज्य बचे, बाकी इसमें 2 राज्यों को और जोड़ दिया गया, बिहार को हटाया गया, 2 और राज्य जोड़े गए। कौन कौन से राज्य जोड़े गए, छत्तीसगढ़ और झारखंड। छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों को जोड़ करके बनाया गया। क्या है इसमें प्रावधान किया गया, 94 संविधान संशोधन 2006 के द्वारा बिहार को बाहर कर दिया गया और छत्तीसगढ़ और झारखंड को इसमें शामिल कर दिया गया। तो यानी कि कुल 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर जनजातीय मंत्री बनते हैं। कौन कौन से राज्य हो गए आपके, तो झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार तो वहां से बिहार के हटने के कारण से बना मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो ध्यान सुनिएगा, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया और छत्तीसगढ़, ये 4 राज्य हैं जहां पर जनजातीय मंत्री के पद हैं। ठीक है, ये 4 स्टेट भूलिएगा मत। इसके अलावा किसमें उपबंध किया गया है, अनुच्छेद 15(4) में भी कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध की बात की गई है। इसी के साथ साथ बच्चों अनुच्छेद 16 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 16 के खंड 4 और 4 में भी कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए। साथ ही साथ अनुच्छेद 19 की बात करेंगे, यहाँ पर स्वतंत्रताओं की बात करेंगे तो वहाँ पर अनुच्छेद 19(5) में भी कुछ विशेष प्रावधान कहा गया है अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के लिए। इसी के तहत बेटा अनुच्छेद 275
और अनुच्छेद 244 भी कुछ विशेष उपबंध करते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और साथ ही साथ आपने यह भी जाना होगा कि जो हमारा भाग 16 है यह अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए या पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करता है या आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष प्रावधान करता है। लेकिन आपने इसके साथ साथ देखा कि अनुच्छेद हमारे जो हैं अनुच्छेद 46 है, अनुच्छेद 164 है, अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 275 है, अनुच्छेद 244 है, यह भी कुछ विशेष उपबंध करते हैं। इसी के साथ ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए हमारे संविधान में किन किन जगहों पर स्थान दिया गया है। उम्मीद है कि इससे क्वेश्चन आपको आयोग में मिलेंगे और संभवतः आपने एक अच्छी समझ विकसित की होगी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग को लेकर के। आशा करते हैं ये वीडियो आपकी प्री और मेंस दोनों की परीक्षाओं में उपयोगी सिद्ध होगा। आप लोगों ने इतना अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।